कक्षा 6 विज्ञान के नोट्स के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है विदिशा क्लासेज। इसके बाद मेरा ऐप आपको दिखाई देगा, उसे आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद यदि आपको मेरा ऐप पसंद आ रहा है तो आपको 5 स्टार रेटिंग देनी है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश देवड़ा आपका विनय क्लासेज में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम दोस्तों अशोक सम्राट के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। कक्षा 6 के जो अपना अध्ययन कर रहे थे, अध्याय 7 का आज अध्ययन करेंगे दोस्तों। वैसे कि जैसा कि आपको मैंने बता रखा है, कुछ अध्याय हमने पढ़े हैं, अभिलेखों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। आज अपन अभिलेखों के साथ में अशोक सम्राट जो मगध का सबसे शक्तिशाली शासक हो गया था, कैसे उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, ये सारी जानकारी दोस्तों आज अपन प्राप्त करने वाले हैं प्यारे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने अध्याय के साथ में। अशोक सम्राट एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया दोस्तों, है ना। अपन इस पॉइंटों पे बात करते हैं। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक है सम्राट अशोक दोस्तों, जिसके निर्देश पर सारनाथ के स्तंभ के जैसे कई अभिलेखों का निर्माण किया गया दोस्तों। देखो ये सारनाथ के स्तंभ जो बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, आपको याद होगा कि महात्मा बुद्ध ने यहाँ आकर एक धर्म चक्र परिवर्तन घटना हुई थी यार दोस्तों, धर्म चक्र परिवर्तन। और धर्म चक्र परिवर्तन में क्या हुआ था कि सारनाथ में आकर महात्मा बुद्ध ने 5 ब्राह्मणों को यही अपना प्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना को अपन ने कहा था ये धर्म चक्र परिवर्तन घटना है प्यारे दोस्तों, है ना। तो ये सारनाथ का स्तंभ आज भी है। और आपने देखा होगा कि जो अशोक चक्र यहाँ एक आप देख पा रहे होंगे, जो सारनाथ का स्तंभ हमारे पास में हमारे भारत का अगर कहें ये लोगो है हमारे भारत का। जितने भी बड़े अधिकारी होते हैं, हमारे भारत सरकार के जितने भी जो विभाग होते हैं, उनमें आप देखा होगा कि आपको ये सारनाथ का स्तंभ आपको नजर आ रहा होगा। आपने कई रुपये देखे होंगे जो कोइन है, उनके ऊपर ये चित्र आपने अवश्य देखा होगा दोस्तों, है ना। ये 4 सिंह 4 शेर जो मुख वाले 4 शेर वाले जो मुख हैं, आप देख पा रहे हैं 4 शेर एक दूसरे की तरफ पीछे पीठ दिखाकर ऐसे सामने बैठे हैं। और ये 4 है दोस्तों, आपको चित्र में 3 नजर आ रहे होंगे, ये 4 है। और इनके नीचे आपको दिख रहा होगा अशोक चक्र, है ना। ये आपने देखा हो तिरंगा में हमारा जो अशोक चक्र है, इसमें 24 तीलियां होती है दोस्तों। ये 24 तीलियां हैं दोस्तों, जो आपने अक्सर हमारे तिरंगे में देखा होगा दोस्तों, है ना। ये सारी 24 तीलियां हैं प्यारे दोस्तों, है ना। और आप देख पा रहे हो एक तरफ सिंह है और एक तरफ यहाँ पर एक देख पा रहे होंगे कि यहाँ सिंह है और एक तरफ है ना घोड़ा है ना। तो ये बता रहा है इस अशोक स्तंभ सारनाथ के स्तंभ की विशेषता प्यारे दोस्तों। इस अध्याय से पहले हम ये जान चुके हैं कि अभिलेख क्या होते हैं, है ना। अभिलेख वे होते हैं जो शिलाओं पर लिखे जाते हैं, और इन अभिलेखों पर कुछ आदेश हो सकते हैं, आज्ञाएं हो सकती है, निर्देश हो सकते हैं, है ना। ये हमने जानकारी पूर्व क्लास में प्राप्त कर ली है दोस्तों, है ना। ये अभिलेख क्या होते हैं, अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं प्यारे दोस्तों कि राज्य साम्राज्यों में कैसे बदले तथा इन साम्राज्यों को बनाने में कौन से सम्राटों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। दोस्तों हमने पिछला जो अध्याय पढ़ा था वो जनपद का पढ़ा था, और जनपद से क्या बना था दोस्तों, महाजनपद पदों का निर्माण हुआ था, है ना। ये हमने पिछली कक्षा में जानकारी प्राप्त की। अब यहाँ पे जनपद के जो राजा हुआ करते थे, जो बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करते थे, राजा हुआ करते थे, बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करते थे। और सम्राट वे थे जो छोटे छोटे या पास वाले जो जनपद थे उनके ऊपर अटैक करके उसे अपने साम्राज्य में मिला देते थे और एक बहुत बड़े महाजनपद का निर्माण कर लेते थे। जनपद का निर्माण कर लेते थे दोस्तों, है ना। और वे यहाँ के क्या कहलाते थे दोस्तों, सम्राट कहलाते थे दोस्तों, सम्राट, है ना। और सम्राट बड़ी शक्तिशाली, मतलब सम्राट के पास में बड़ी शक्तिशाली सेना होती थी और बहुत ही बड़ा विस्तृत साम्राज्य होता था, जिसके ऊपर समूल साम्राज्य पर उसका शासन था, है ना। तो साम्राज्यों में कैसे बदले और इन साम्राज्यों को बनाने में कौन से सम्राटों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो प्यारे दोस्तों आज अपन चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और उसके बेटे बिंदुसार के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे, और साथ में अपन और प्राप्त करेंगे बिंदुसार के बाद में उसका जो छोटा बेटा था जिसका नाम था अशोक। कैसे अशोक सम्राट बना, कैसे अशोक को देवानाम प्रिय कहा गया, अर्थात देवताओं का जो प्रिय है वो अशोक, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य जो चंद्रगुप्त था
उसको भी देवानाम प्रिय कहा गया है। इसके बाद में जो सम्राट अशोक था उसे भी देवानाम प्रिय कहा गया है। ऐसे अभिलेखों में हमें जानकारी प्राप्त होती है प्यारे दोस्तों। अब अपन बात करेंगे आगे। देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा अशोक सम्राट। जो आप चित्र देख पा रहे हैं, एक पेंटिंग देख पा रहे हैं, उसको मैंने यहाँ पर लगवा रखा है। अब बात करते हैं अशोक सम्राट की। देखिए दोस्तों, ये पढ़ाने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि अशोक मगध राज्य पर शासन करते थे। ये राज्य उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा 2300 साल पहले स्थापित किया गया था। अर्थात अशोक के जन्म से पहले 2300 साल पहले इनके जो दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, जिन्होंने चाणक्य की मदद से एक बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण किया था जिसका नाम था मगध। मगध पर चंद्रगुप्त मौर्य के पहले नंद वंश के शासक गणानंद का राज था। गणानंद के समय आपको याद होगा सिकंदर का आक्रमण होने वाला था, लेकिन गणानंद बहुत ही विलास प्रिय व्यक्ति था, मौज मस्ती वाला आदमी था, है ना। तो ज्यादातर वो प्रशासन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता था। इस वजह से जो बाहरी आक्रमण होने का डर होने लग गया था। और उस समय तक्षशिला का एक आचार्य था जिसका नाम था चाणक्य को ये अपनी सूचना उसके गुप्तचरों के द्वारा मिल गई। जब चाणक्य इससे बात करने के लिए इसके साम्राज्य में जाता है, नंद वंश के शासक मगध पर राज करा था जिसका नाम था गणानंद के पास में जाकर बात की तो गणानंद ने इसका अपमान कर दिया। और उस समय उसने प्रतिज्ञा की। किसने प्रतिज्ञा की दोस्तों? प्रतिज्ञा चाणक्य ने की और कहा कि मैं जब तक समूल मगध पर गणानंद का पूरा साम्राज्य नष्ट नहीं कर लूं तब तक मैं अपनी चोटी को बांधूंगा नहीं। ऐसी प्रतिज्ञा कर ये पूरे देश का भ्रमण करता रहा और आखिरकार चंद्रगुप्त मौर्य की इसने पहचान की और चंद्रगुप्त मौर्य को एक बालक को ट्रेनिंग दी। उसके बाद में एक लड़के को ट्रेनिंग, मतलब इसने चंद्रगुप्त मौर्य को एक ट्रेनिंग देने के बाद में मगध पर आक्रमण करके समूल मगध पर इसने चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यहाँ का शासक बना दिया, है ना। तो ये जानकारी हमें अशोक अपने कई अभिलेखों में मिलती है और एक अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसमें भी हमें ये जानकारी मिलती है जो चाणक्य ने लिखी थी, जो प्यारे दोस्तों हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया है। अब बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की उस समय मदद चाणक्य नामक विद्वान के द्वारा की गई थी। मैंने बता रखा दोस्तों। और चाणक्य उस समय तक्षशिला का सबसे बड़ा आचार्य था, प्रोफेसर था। और चाणक्य द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम था अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र में मगध में कैसे शासन किया जाए, प्रशासन के बारे में हमें, मगध का जो प्रशासन था उसके बारे में हमें दोस्तों चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में हमें जानकारी मिलती है प्यारे दोस्तों। अब बात करेंगे इस ग्रंथ में चाणक्य ने प्रशासन के बारे में हमें जानकारी दी थी तथा इस ग्रंथ में तत्कालीन परिस्थितियों के बारे में भी ये जानकारी चाणक्य ने लिखी थी प्यारे दोस्तों, है ना। तो ये था हमारा मित्र या कहें सबसे अच्छा शासक जिसका नाम था सम्राट अशोक। सम्राट अशोक को इसलिए इतना प्यारा, मतलब देश का प्यार मिलता है और इतना इसलिए इसे प्रसिद्धि मिली क्योंकि इसने अपने जीवन के समय एक बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया कलिंग विजय के बाद में, और उस युद्ध की नीति त्याग दी उसके बाद में। और ये सम्राट जो अशोक था वो कैसे महानतम राज्यों में इसकी गिनती होने लगी क्योंकि इसने ऐसे कार्य की। 84,000 अभिलेख लगवाए दोस्तों, 84,000 इसने क्या लगवाए, अभिलेख लगवाए, स्तंभ लगवाए। और इसने पूरे बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी दी और जनता को अपनी संतान के रूप में इसने संदेश दिया कि कैसे एक पिता अपने पुत्रों को बार बार अगर कहें या फिर आज्ञाएं नहीं देकर संदेश देता है, कहें आज्ञा ना देकर ये क्या कहता है, मतलब कि ये उस समय सलाह देता था। ऐसा कार्य ये सम्राट अशोक करता था अपने समय। अब बात करने वाले हैं अपन वंश व्यवस्था की क्या थी। देखो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि राजा के बाद में उसका बेटा शासन करता है और उस बेटे के बाद में उसका बेटा शासन करता है। ये थी वंश व्यवस्था। अब इसके बारे में बात करेंगे। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक शासक बनते हैं, जब एक ही परिवार के सदस्य एक के बाद एक क्या बनते दोस्तों, मतलब शासक बनते हैं, और इसे ही अपन कहेंगे वंश व्यवस्था। एक के बाद एक सदस्य शासक बनते हैं, उसे वंश व्यवस्था कहते हैं। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में इसका बेटा बिंदुसार शासक बनता है और बिंदुसार के बाद में इसका बेटा अशोक शासक बनता है। अशोक के बाद में इसका बेटा कुणाल शासक बनता है, कुणाल के बाद में दशरथ शासक बनता है, दशरथ। ये क्या थी दोस्तों, वंश व्यवस्था थी। इसे अपन वंश व्यवस्था कहते हैं दोस्तों।
जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में बिंदुसार और बिंदुसार के बाद में सम्राट अशोक मगध के शासक बने। तो ये तीनों ही शासक उस समय कहें तो एक अच्छे चक्रवर्ती सम्राट रहे थे दोस्तों। ये तीनों शासक मगध के महत्वपूर्ण शासक थे। अब बात करेंगे मगध की राजधानियां। दोस्तों मगध की राजधानियां 3 थी। अगर बात करें तो उस समय महत्वपूर्ण राजधानियों की बात करें तो राजगृह, पाटलिपुत्र और उज्जैनी, है ना, ये उस समय मगध की राजधानियां थी, क्योंकि उस समय ये मगध में सबसे प्रसिद्ध कहें केंद्र थे उस समय। बात करते हैं उस समय शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र तक्षशिला थी। देखो मैंने बताया था आपको कि चाणक्य कहाँ के प्रोफेसर थे, तक्षशिला के प्रोफेसर थे, आचार्य थे, उस समय प्रोफेसर थे, बड़े शिक्षक हुआ करते थे तक्षशिला में, है ना। तो उस समय शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र क्या रहेगा, तक्षशिला रहा होगा। और तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण करने के लिए देश विदेश से यहाँ छात्र यहाँ पढ़ने आते थे दोस्तों। इतना बड़ा देश, मतलब अपन कहें तक्षशिला भारत का इतना बड़ा शिक्षा का केंद्र था, गुरुकुल था एक तरह का यहाँ पर। तभी तो इतना अथाह सागर यहाँ ज्ञान था। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विदेशी यात्री, विदेशी छात्र यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए तक्षशिला पहुंचते थे दोस्तों, है ना। और संस्कृत का सबसे बड़ा केंद्र रहा था मगध उस समय तक्षशिला, है ना। अब बात करेंगे ये मानचित्र की दोस्तों, और इस मानचित्र को आप प्यार से यहाँ ध्यान लगा कर देखिएगा दोस्तों, ताकि आपको पूरा समझ में दोस्तों ये आ जाए, है ना। अब मैं आपको इसके बारे में समूल जानकारी देता हूँ कि उस समय कैसे है ना मगध से अपन को है ना कितने अभिलेख प्राप्त हुए। देखिए दोस्तों मैं बात करूंगा यहाँ पर, यह है तक्षशिला। देखिए तक्षशिला कहाँ है दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर के बाद में पंजाब की सीमा के पास में। ये कौन सा देश है हमारा पड़ोसी, जिसका नाम है पाकिस्तान। उस समय पाकिस्तान में था तक्षशिला दोस्तों, तक्षशिला, है ना। और इसके अवशेष भारत में भी मिलते हैं दोस्तों, है ना। ये टोपरा बाहर दिल्ली, ये दिल्ली में कह रहे मिले हैं दोस्तों, मेरठ वगैरह, यहाँ से बहुत सारे अभिलेख प्राप्त हुए। लुम्बिनी से क्या जुड़ा हुआ प्यारे दोस्तों, भगवान महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में दोस्तों। सारनाथ धर्म चक्र परिवर्तन घटना, कौशाम्बी इलाहाबाद का स्तंभ, जो आप अगली कक्षा में पढ़ोगे। समुद्रगुप्त का एक यहाँ अभिलेख मिलेगा, प्रयाग प्रशस्ति या कहेंगे समुद्रगुप्त प्रशस्ति, हरिशेन ने लिखी है, ये भी कौशाम्बी इलाहाबाद से मिली है। रूपनाथ, सांची का स्तूप, है ना, उज्जैनी। तो देखो एक तो थी तक्षशिला राजधानी के रूप में, दूसरी उज्जैनी, और तीसरा मैंने बोला मगध का कहाँ है प्यारे दोस्तों, मगध हमारा देखो यहाँ मगध, एक और राजधानी यहाँ पाटलिपुत्र, और मगध कहाँ है, मगध हमारा दोस्तों यहीं पर, ये पूरा मगध ही था उस समय दोस्तों। क्या था ये उस समय, मगध का साम्राज्य था, है ना दोस्तों। लेकिन अशोक जब सम्राट बनता है तो समूल भारत पर शासन करने लग जाता है, संपूर्ण भारत पर शासन करने लग जाता है ना दोस्तों। अब बात करने वाले हैं आगे। देखो दोस्तों उससे पहले सोपारा है दक्षिण भारत में, मरकी है, जिसे मास की गुजरा अभिलेख भी कहते हैं दोस्तों, है ना। धोली, यहाँ से भी अशोक के अब कई सारे अभिलेख मिले हैं दोस्तों। एक और केंद्र यहाँ देखिए, मैं यहाँ बोलने वाला हूँ कलिंग का युद्ध याद आएगा, मैं जो अभी बोलने वाला हूँ कुछ देर बाद में। कलिंग का युद्ध भी होगा अशोक और कलिंग के शासक खारवेल के बीच में। अशोक जब शासक बना उसके 8 वर्ष बाद में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, तो ये भी मिलेगा। और ये उस समय कहाँ था, उस समय उड़ीसा में था, और आज भी उड़ीसा में ही है प्यारे दोस्तों। लेकिन आज उड़ीसा और को तोड़कर एक और नया, उसका मतलब बंटवारा कर एक नया राज्य बना दिया गया, जिसका नाम था छत्तीसगढ़। 2 जून 2014 में इसकी स्थापना की गई थी, छत्तीसगढ़, है ना। तो ये कलिंग उस आज तो भाई वर्तमान में कहे तो उड़ीसा में, और अगर बात करें इसका और एक छोटा सा केंद्र तो छत्तीसगढ़ का भी वर्तमान में और निर्माण किया गया है ना। अब बात करने वाले हैं आगे महत्वपूर्ण बातें क्या है हमारे लिए। तो प्यारे दोस्तों महत्वपूर्ण बातों की बात करें तो साम्राज्य के बहुत सारे क्षेत्रों में किसान और पालकों के गांव बसे हुए थे। मतलब कि संपूर्ण मगध पर किसान ज्यादा थे, पशुपालक ज्यादा थे, इसलिए गांवों में इन लोगों की संख्या ज्यादा थी। क्योंकि मुख्य व्यवसाय क्या रहेगा लोगों को उस समय, देखो दोस्तों उस समय मुख्य जो व्यवसाय था किसानों का, वो पशुपालन था, और साथ में कृषि कार्य लोग करते थे उस समय। मगध का अधिकांश हिस्सा दोस्तों जंगलों से भरा हुआ था। देखो एक तरफ पे तो क्या करें, देखो सोन और गंगा नदी के किनारे, एक तरफ तो गंगा नदी आ रही है प्यारे दोस्तों, और एक तरफ आ रही है सोन नदी। सोन नदी के बीच में हमने पढ़ा था दोआब क्षेत्र था। दो नदी के बीच की जो जमीन होती है उसे दोआब कहते हैं। ये उस समय
उपजाऊ जमीन थी, इसलिए यहाँ मगध जैसे साम्राज्य का निर्माण हुआ दोस्तों। मगध, है ना दोस्तों, मगध जैसे साम्राज्य का निर्माण हुआ क्योंकि यहाँ उपजाऊ जमीन थी और यहाँ पर मगध के इस तरफ सोन के जैसे सोन की तरफ, सोन वाली नदी की तरफ यहाँ पर कई लोहे की खानें मिली। और लोहे की खानें मिलने से पहले यहाँ पर क्या था, जंगल था। और जंगल में उस समय कौन से जानवर ज्यादा होंगे, हाथी। इसलिए यहाँ मगध के जितने भी शासक हुए, इसने सोन वाले क्षेत्र पर अधिकार स्थापित किया क्योंकि जंगल में क्या मिलते थे उन्हें, हाथी। हाथी के साथ में यह जंगल से लकड़ियां वगैरह, जंगली जानवर वगैरह, है ना। और यहाँ पर एक लोहे की खान भी मिली थी। इस वजह से मगध इतना शक्तिशाली हो गया प्यारे दोस्तों। अब बात करेंगे आगे। मध्य भारत में के जंगलों में रहने वाले लोग फल फूल का संग्रह, अर्थात जो मध्य भारत में जो जंगलों में जो रहते थे लोग, जो शिकार करते थे, वो कंदमूल वगैरह तथा शिकार कर अपनी आजीविका चलाते थे दोस्तों। उस समय भारत की जनता की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों, है ना। राज्यों से साम्राज्य कैसे अलग थे, देखिए दोस्तों, राज्य मैं बोल सकता हूं जनपद, और अगर मैं बोलूं साम्राज्य अर्थात महाजनपद। कैसे अलग थे, क्योंकि दोस्तों राज्य के लिए तो सेना कम चाहिए, लेकिन साम्राज्य के लिए बहुत बड़ा सिस्टम चाहिए दोस्तों, बहुत बड़ा सिस्टम, बहुत ज्यादा अधिकारी, बहुत बड़ी संख्या में सेना में मतलब सैनिकों की जरूरत चाहिए, है ना। और सैनिकों के लिए क्या चाहिए, हथियार चाहिए, घोड़े चाहिए, हाथी चाहिए, है ना। और इन सभी लोगों को अर्थात सैनिकों को इतनी बड़ी संख्या में अगर राजा सम्राट रखेगा अपने पास, तो उसे क्या देना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी दोस्तों। प्यारे दोस्तों, सैलरी के बिना कुछ काम नहीं होता दोस्तों। तो उस समय राजा सम्राटों को भी तो है ना सैलरी देनी पड़ती थी अपने छोटे कर्मचारियों को जो उस समय उनके यहाँ काम करते थे, है ना। तो अब बात करेंगे राज्यों से साम्राज्य कैसे अलग थे। साम्राज्य राज्यों से बड़े होते थे। देखो भाई, मैंने बता रखा, राज्य छोटा होता है और साम्राज्य बड़ा होता है। उनकी रक्षा के लिए सेना की जरूरत होती थी, इसलिए सम्राट को राज्य से ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती थी। भाई राज्य को तो क्या चाहिए, खाने पीने की सामग्री कम चाहिए, सेना कम चाहिए, हाथी घोड़े कम चाहिए, पैदल सैनिक कम चाहिए, लेकिन सम्राट को ये सब ज्यादा चाहिए। इसलिए राज्य से साम्राज्य बड़े होते थे। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत थी। भाई इतना बड़ा साम्राज्य बना दिया शासक ने, सम्राट ने, अब यहाँ से सम्राट को तो क्या चाहिए, टैक्स भी तो चाहिए। और टैक्स कौन इकट्ठा करेगा दोस्तों, ये अधिकारी इकट्ठा करेंगे। इसलिए सम्राट को अधिकारियों की जरूरत होती थी, इसलिए सम्राट इतनी बड़ी सेना अपने यहाँ रखता था दोस्तों। अब बात करेंगे प्रांतों पर शासन। प्यारे दोस्तों, प्रांत का मतलब होता है राज्य। तो दोस्तों राज्यों का ये पर्यायवाची है, प्रांत का मतलब राज्य होता था उस समय। आज अपन इंग्लिश में स्टेट भी कहते हैं इसे, है ना दोस्तों। तो अब बात करेंगे उस समय राज्यों पर सम्राट अपने राजकुमारों को है ना यहाँ का प्रशासक बनाता था, है ना। जैसे अगर बात करें बिंदुसार जब सम्राट था मगध का, उस समय उसने अपने दोनों बेटे, एक का नाम था, बड़े बेटे का नाम था सुशिम और छोटे बेटे का नाम था, दूसरे वाले बेटे का नाम था अशोक। इन दोनों को एक बार राज्यों का या प्रांतों का राज्यपाल बनाया था। राज्यपाल कहें, गवर्नर कहें, है ना, या फिर सूबेदार कहें, है ना। तो ये बनाया था बिंदुसार ने अपने दोनों बेटों को। सुसीम उस समय निर्दयी था, इसलिए जनता के ऊपर उसने क्या किया, हाँ उज्जैनी का इन दोनों को बनाया था। एक बार पहले सुसीम को बनाया था उज्जैनी का गवर्नर, लेकिन उज्जैनी में जब है ना अव्यवस्था फैली तो सुसीम वहां जाकर जनता के ऊपर अत्याचार करता है। जब है ना ये सम्राट को ये जानकारी मिलती कि सुसीम अपनी वहां की जनता पर अत्याचार करता है, तो सम्राट ने सुसीम को वापस राज्य में बुला दिया। उसके बाद में अशोक को है ना उज्जैनी का राज्यपाल बनाया। अशोक ने जनता को समझाया और जनता को विद्रोह करने से मना किया, रोका, और जनता अशोक की बातें मान गई। इस वजह से अशोक को कई टाइम तक बिंदुसार ने गवर्नर के पद पर बनाए रखा। तो ये जानकारी हमें मिलती भी है दोस्तों। उस समय सम्राट का संपूर्ण राज्य या साम्राज्य पर अधिकार होता था, लेकिन प्रांत या राज्य का प्रशासन सम्राट राजकुमारों द्वारा करता था, है ना। बिंदुसार के समय उज्जैनी का गवर्नर अशोक को बनाया गया था। ये मैंने बता दिया प्यारे दोस्तों, है ना। सम्राट का प्रशासन क्या था, देखो प्रशासन कैसे करता था सम्राट। उस समय शासन की समस्त शक्तियां सम्राट के हाथों में केंद्रित थी दोस्तों। अर्थात सबसे बड़ा जो जज है, सुप्रीम कोर्ट एक तरह से उस समय सम्राट था।
सम्राट के आगे कुछ नहीं था, कोई बड़ा कोई कोर्ट नहीं होता था, सम्राट के आगे सब कुछ मतलब सम्राट के हाथों में केंद्रित था दोस्तों। सम्राट संपूर्ण साम्राज्य पर राज करने का कार्य करता था। उस समय अगर कोई व्यक्ति सम्राट की आज्ञा का उल्लंघन करता या सम्राट की आज्ञा का पालन नहीं करता, विद्रोह करता, उस समय व्यक्ति को सजा भी दी जाती थी। ऐसा भी टाइम पीरियड था दोस्तों। तो सम्राट तो बहुत बड़ा व्यक्ति था, तो सम्राट की अगर आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। ऐसा ही उस समय सिस्टम था दोस्तों। अब बात करेंगे अर्थशास्त्र से जानकारी। तो प्यारे दोस्तों, अर्थशास्त्र किसने लिखा? अर्थशास्त्र एक व्यक्ति ने लिखा जो आचार्य थे, जो तक्षशिला के आचार्य थे। क्या नाम याद आ रहा होगा आपको दोस्तों? गैस करो दोस्तों, वो होगा चाणक्य। कौन होगा दोस्तों? चाणक्य। तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की और अर्थशास्त्र में क्या जानकारी मिलती है? मगध के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। तो उसी किताब में लिखा गया है कि उस समय उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र अर्थात भारत का जो उत्तरी पश्चिमी जो क्षेत्र है, एक तरफ आपने देखा उत्तर में हिमालय और अगर बात करें पश्चिम में कहा थार का रेगिस्तान और गुजरात वाली जो सीमा है दोस्तों, वहां उस समय कंबल के लिए जाने जाते, कंबल बनाने का कार्य होता था उस समय। और दक्षिण भारत में दोस्तों सोने चांदी कीमती पत्थरों के लिए उस समय दक्षिण भारत है ना प्रसिद्ध था दोस्तों। आपको याद होगा एक कोहिनूर का हीरा भी आपने सुना होगा। कोहिनूर फिल्म भी नाम सुना होगा, कोहिनूर। लेकिन मैं यहाँ कोहिनूर हीरे की बात कर रहा हूँ दोस्तों। कोहिनूर जो हीरा है दोस्तों वो उस समय दक्षिण भारत से प्राप्त हुआ था, लेकिन उस समय नहीं प्राप्त हुआ था। ये उस समय अलाउद्दीन के समय, अलाउद्दीन खिलजी जब भारत में आता सम्राट मतलब कि शासक बनता है यहाँ का, उस समय कर्नाटक की एक खान से मिलता है कोहिनूर का हीरा दोस्तों, है ना। तो मैंने यह बताया क्योंकि दक्षिण भारत में कीमती पत्थरों की बात की तो मैंने यहाँ रखी आपके सामने। ये चाणक्य के समय ऐसा नहीं हुआ था दोस्तों। ये अपन सल्तनत काल पढ़ेंगे जब बड़ी क्लास में हो जाएंगे, उस समय कोहिनूर हीरे के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। अब बात करेंगे नजराना या भेंट क्या दोस्तों। भेंट का अर्थ होता है दोस्तों किसी को गिफ्ट देते ना दोस्तों, वही उसे नजराना या क्या कहते हैं, एक तरह से नजराना या भेंट कहते हैं। सम्राट के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में देखो भाई, जब है ना सम्राट का हैप्पी बर्थडे आता था, जन्मदिन आता था, उस समय सम्राट के जितने भी जो अधिकारी होते थे वह सम्राट के लिए कुछ ना कुछ लेके आते थे, बर्थडे बॉय के लिए कुछ ना कुछ लेके आते थे, है ना दोस्तों। तो सम्राट जो सम्राट था उसका जो बर्थडे है ना पूरे साम्राज्य में त्योहार के रूप में मनाया जाता था दोस्तों। और सम्राट के लिए नजराने दिए जाते थे दोस्तों, है ना। तो कितनी अच्छी जानकारी आपको मिल रही है दोस्तों। अब बात करते हैं यूनानी राजदूत। उससे पहले कहता हूं दोस्तों आप मेरी क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों, और बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा कि मैं कैसा आपको पढ़ा रहा हूं दोस्तों, है ना। जैसा भी हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव देगा जरूर दोस्तों। अब बात करेंगे यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर की, है ना। सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? तो बात करेंगे सिकंदर का। और सिकंदर की जब मृत्यु हो जाती है, सिकंदर की मृत्यु के बाद में जो बेबीलोनिया का जो शासक बनता है वो होता है सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर ये यूनान का शासक बनता बाद में। और सेल्यूकस निकेटर ने जब है ना चंद्रगुप्त मौर्य के समय आक्रमण किया मगध पर, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया दोस्तों। क्या हराया और उसको अपने अधीन कर दिया। इसके बाद में सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह, और पुत्री कौन थी? हेलेना का विवाह दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया, सीएम के साथ कर दिया कि मैं तुझसे अपनी बेटी बिहाना चाहता हूँ, अर्थात शादी करना चाह रहा हूँ। हेलेना का विवाह सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया, है ना। अब बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों सीएम प्लस हेलेना शादी होने के बाद में जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम था बिंदुसार। एक तरह से अपन कहे दोस्तों तो ये सबसे पहले ये अंतरराष्ट्रीय विवाह था, इंटरनेशनल विवाह था। किसका? सीएम और हेलेना का इंटरनेशनल विवाह हुआ था दोस्तों, है ना। अब बात करेंगे यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत उस समय मेगास्थनीज। देखो भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को अपना गुलाम बना दिया दोस्तों। अब क्या होगा? सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना एक राजदूत बनाकर मेगास्थनीज को भेजेगा। और ये मेगास्थनीज किसी किताब का नाम नहीं है प्यारे दोस्तों, ये एक व्यक्ति का नाम है, एक यात्री है, एक राजदूत है दोस्तों। राजदूत आज भी होते हैं दोस्तों राजदूत। भारत सरकार ने कई राजदूत कई देशों में लगा रखे अपने,
है ना। तो उस समय भी यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत जिसका नाम था मेगास्थनीज, क्या नाम था ये, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज को किसके दरबार में भेजा, सीएम के दरबार में भेजा। और सीएम के दरबार में रहते हुए मेगास्थनीज ने किताब लिखी जिसका नाम था, ये ग्रंथ लिखा जिसका नाम था इंडिका। ये इंडिका कोई कार नहीं है दोस्तों, ये एक किताब ग्रंथ है, लेकिन वर्तमान में कार का नाम भी है दोस्तों। तो इंडिका ग्रंथ किसने लिखा दोस्तों, मेगास्थनीज लिखा। और इसी किताब में हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि ये मेगास्थनीज करीबन 4 या 5 वर्ष तक, है ना, 4 या 5 वर्ष तक मगध में रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता है, इसलिए उसने संपूर्ण जानकारी वहां पर प्राप्त की और अपनी इंडिका नामक पुस्तक में ये जानकारी उसने लिखी, जो आज भी इतिहास को जानने में बड़ी महत्वपूर्ण साबित हो रही है। अब बात करेंगे आगे दोस्तों, सम्राट अशोक का नाम देवानाम प्रिय कैसे पड़ा, या फिर सम्राट अशोक को देवानाम प्रिय क्यों कहते हैं। देखिए दोस्तों, जो देवताओं को जो प्रिय होगा, जो व्यक्ति देवताओं को प्रिय होगा, क्या होगा, देवताओं को जो प्रिय होगा, उस व्यक्ति का नाम क्या पड़ेगा, देवानाम प्रिय पड़ेगा, है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य को भी देवानाम प्रिय कहते थे और अशोक सम्राट को भी देवानाम प्रिय कहते थे, है ना। मैंने बात की थी यहाँ पर पिछली कक्षा में बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, आपको याद आ रहा होगा, बौद्ध ग्रंथ और एक जैन ग्रंथ है, दोनों अलग अलग, जिसका नाम है, अंगूर खाया करो दोस्तों, अच्छे होते गर्मी में, अंगुतर निकाय, अंगुतर निकाय। और एक ग्रंथ का नाम है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, देवी माँ भगवती याद है। तो भगवती सूत्र अंगुतर निकाय में ये हमें जानकारी मिलती है कि सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों को, अर्थात 99 भाइयों की हत्या करके मगध के साम्राज्य को अपनाया था, अर्थात मगध का शासक बना था 99 भाइयों की हत्या करके, है ना। ये जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में ये जानकारी मिलती है, जो आप अगली बड़ी कक्षाओं में पढ़ने वाले। मैंने छोटी सी जानकारी आपको दी है यहाँ पर। अशोक ने अपना राज्य अभिषेक 269 ईसा पूर्व में करवाया था और आरंभ में अशोक युद्ध की नीति में विश्वास करता था, अर्थात अधिक से अधिक युद्ध करता था ताकि साम्राज्य को बड़ा बनाया जा सके, संपूर्ण साम्राज्य को के ऊपर कंट्रोल किया जा सके, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। वैसे ही अशोक भी, है ना, अपने साम्राज्य पर कमांड कसने के लिए या कमांड या कंट्रोल करने के लिए ये क्या करता था, उस समय युद्ध की नीति को अपनाता था, युद्ध में विश्वास करता था। लेकिन ये युद्ध की नीति अशोक के ज्यादा टाइम तक टिकने वाली नहीं थी दोस्तों, क्योंकि युद्ध, ये अशोक का जब राज्याभिषेक हुआ था, जब उसने 8 वर्ष बाद में ही उसका एक युद्ध होने लग जाता है जिसका नाम है कर्लिंग का युद्ध। और कर्लिंग का युद्ध उस समय क्यों महत्वपूर्ण हुआ, क्योंकि कर्लिंग का राजा था उस समय खारवेल। खारवेल जहां राज्य करता था उस समय, जो जहां क्षेत्र पर राज्य करता था, वो क्षेत्र आज भी आपको याद होगा, उस क्षेत्र उस समय जंगल ज्यादा था, उस क्षेत्र पर जंगल बसा हुआ था। और जंगल में क्या होते हैं दोस्तों, हाथी होते थे। और जिस राजा के पास में हाथी सेना ज्यादा होती थी, वह राजा युद्ध में शक्ति का प्रदर्शन करता और युद्ध में उसकी विजय निश्चित होती। इसलिए सम्राट अशोक ने इस क्षेत्र को, अर्थात कहें कि, है ना, कर्लिंग को प्राप्त करने के लिए, कर्लिंग को प्राप्त करने के लिए इसने युद्ध किया। कर्लिंग का युद्ध किसके साथ में किया दोस्तों, खारवेल के साथ में किया। और ये युद्ध कब हुआ, 261 ईसा पूर्व में, अर्थात अशोक के शासन काल के 8वें वर्ष में ये लड़ा गया कर्लिंग का युद्ध। और इस युद्ध में अशोक विजयी रहा। युद्ध करने के बाद में, जब युद्ध करने के बाद में ये विजयी हो गया, खारवेल मर गया, उसके बाद में अशोक देख रहा था कि ना मैंने क्या जीता है, क्या पाया है। उसी समय बौद्ध भिक्षु आ जाता है युद्ध के स्थल पर ही, और बौद्ध भिक्षु आकर कहता है, अरे अशोक, सम्राट अशोक, आपने क्या कर दिया। सम्राट अशोक कहता है, मैंने किया वो अच्छा किया, क्योंकि मुझे कर्लिंग को प्राप्त करना था, इस वजह से मैंने कर्लिंग के राजा के साथ भी युद्ध किया। लेकिन उपगुप्त कहता है कि अरे अशोक, आपने गलत किया है, आप देखो मेरे साथ में। अशोक का हाथ पकड़कर ये उपगुप्त युद्ध स्थल पर लेके जाता है, जहां पर कई हजारों की संख्या में हाथ कटे हुए, धड़ अलग, सिर कटा हुआ, शरीर से खून निकलता हुआ, कई सैनिक तड़प रहे थे युद्ध भूमि में, कई बच्चे रो रहे थे, विधवाओं का मातम मचा हुआ था युद्ध भूमि में। अशोक जब ये दृश्य देखता है उपगुप्त के कहने पर, तो उस समय अशोक हिल जाता है, उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है। और उसी समय अशोक युद्ध नहीं करने की नीति अपनाता है कि आज के बाद में मैं युद्ध नीति सदैव के लिए त्याग दूंगा।
और हमेशा के लिए मैं बौद्ध भिक्षु बन जाऊंगा, अर्थात बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लूंगा, उसी के जैसे मैं आचरण करूंगा, अर्थात जनता के ऊपर किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं करूंगा, किसी भी क्षेत्र पर अधिकार नहीं करूंगा, युद्ध को कभी नहीं अपनाऊंगा, शांति पूर्वक शासन करूंगा, जनता को अपनी संतान मानूंगा। ऐसा अशोक करता है बाद में, इसलिए अशोक को दोस्तों याद किया जाता है। प्यारे रसगुल्लो, इसलिए अशोक को याद करते हैं अपन। अब बात करते हैं विशेष क्या हमारे लिए, है ना दोस्तों। अशोक के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। अब मैंने कुछ समय पहले आपको मैप बताया था, जहां जहां मैंने मैप के अंदर आपको ना निशान लगवाए थे, बताया था कि यहाँ यहाँ मौर्य कालीन जानकारी मिलती है, अभिलेख मिलते हैं, स्तंभ मिलते हैं, वस्तुएं मिलती है ना। तो ये क्यों बताया, क्योंकि अशोक ने ऐसा कार्य किया, तभी तो अशोक की जानकारी हमें मिलती है। आपको मैं याद दिलवा देता हूं, अशोक के बाद में भी एक गुप्त शासक हुआ था, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, क्योंकि 100 युद्ध का विजेता नेपोलियन था, अपने जीवन में 100 युद्ध लड़ता है, इसलिए इसे अपन कहें नेपोलियन कहते हैं, 100 युद्ध का विजेता। तो सम्राट समुद्रगुप्त ने भी है ना, और उसके पोते ने भी या उसके बेटे ने भी, जिसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, जैसे विक्रमादित्य की उत्पत्ति जिसने धारण की थी, उसने भी है ना मेरुली, दिल्ली में एक स्थान है, एक गांव है मेरुली, जहां आपने देखा कुतुब मीनार बनी हुई है ना दोस्तों। उसी के पास में एक लोहे का स्तंभ बना रखा है, लोहे का बड़ा, जिसे लोह स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? लोह स्तंभ। आज इसको बने हुए दोस्तों करीबन 1650 साल से भी ऊपर हो गया है, लेकिन ये लोहे का बना हुआ, और आपको पता होगा कि लोहे का जो सामान बनता है उसके ऊपर है ना दोस्तों क्या लग जाती है? जंग लग जाती है, जंग, है ना। लेकिन ये लोहे पर आज तक कोई जंग नहीं लगी है। और कितना पुराना है दोस्तों? 1650 साल पुराना है, लेकिन जंग का एक भी निशान नहीं मिलता, और खुले मैदान में ये खड़ा है, खुले मैदान में, और इसके ऊपर जानकारी भी लिखी गई दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये जानकारी बता रही है कि ना मौर्य शासक के बाद में गुप्त वंश के भी शासक हुए थे, और जिन्होंने अशोक के जैसे ही कॉपीराइट करने की कोशिश की थी। अर्थात कहें कि अशोक ने जैसा किया था वैसे ही इसने भी किया था, कि शासकों ने किया था, है ना। तो ये हमें ऐसे जानकारियां मिलती है दोस्तों। विशेष की बात करें दोस्तों, कि इस युद्ध की जानकारी हमें अशोक के 13वें शिलालेख में मिलती। कौन सा युद्ध की बात कर रहा हूं प्यारे दोस्तों? मैं कर्लिंग के युद्ध की बात कर रहा हूं, और कर्लिंग युद्ध की जानकारी हमें अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है। जो 13वां जो शिलालेख था उससे हमें जानकारी मिलती है। और अशोक ने अपने संपूर्ण साम्राज्य में 84,000 उसने अभिलेख बनवाए थे और जगह जगह लगवाए थे, है ना। तो 13वां जो शिलालेख था, 13, उससे हमें यह जानकारी मिलती है। युद्ध की हिंसा को देखकर, युद्ध में जो इतना नरसंहार किया, इतने मारकाट की अशोक ने, यह देखकर अशोक बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के प्रभाव से युद्ध नीति को सदैव के लिए त्याग देता है, और कहता है कि मैं आज के बाद में युद्ध नहीं करूंगा, मैं धर्म नीति को अपनाता है, अर्थात मैं धम्म की नीति को अपनाता हूं। धम्म, ये धर्म की नहीं बन, बौद्ध भिक्षु तो बन गया दोस्तों, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, लेकिन दोस्तों ये धम्म की नीति अपनाता, धम्म की नीति, धर्म नहीं बोला दोस्तों, धम्म की नीति अपनाता। ये अशोक का धम्म क्या था? अगला सवाल यही है कि अशोक का धम्म क्या था। धम्म का मतलब है अशोक ने इस धम्म के बारे में क्या कहा है ना। तो अशोक के द्वारा अपनी प्रजा के भौतिक और नैतिक कल्याण के लिए एक आचार संहिता, एक तरह से आपने देखा होगा एक कानून की किताब बनवाई, या कह सकते हैं कानून का एक छोटा सा संग्रह बनाया, है ना। इसमें अशोक ने कुछ लिखा है दोस्तों। जैसे अशोक ने लिखा कि सभी धर्मों की जो अच्छी बातें होती वो अशोक ने इसमें लिखवाई, कि हिंदू धर्म में ये बातें होती है, जैन धर्म में ये बातें होती है, बौद्ध धर्म में ये बातें होती है, अच्छी बातों को उसने लिखा। उस समय जो तत्कालीन समय में जो धर्म प्रचलित थे उन धर्म के बारे में अशोक ने ये जानकारी लिखी, है ना, एक आचार संहिता में लिखी, है ना। और अपनी प्रजा को प्रेम पूर्वक रहने की सलाह देता है, कि कहता है कि संतान जैसे एक पिता के संतान होती है घर में, वैसे पिता अपने बच्चों को समय समय पर गाइड करता रहता है कि आपको अपने भाई से है ना कैसे रहना है, बहन से कैसे बर्ताव रखना है ना, माता पिता से के साथ में कैसे रहना है, जीवन में प्रेम पूर्वक। वो सारी जो सलाह है ना, अशोक ने भी अपनी प्रजा को अपने अभिलेखों के माध्यम से दी है दोस्तों,
है ना। तो ये देख लीजिए, थोड़ा सी जानकारी मैंने देने की कोशिश की है। मौर्य कालीन बिहार से प्राप्त बैल की मूर्ति दोस्तों। वर्तमान में प्यारे दोस्तों सबसे शॉकिंग न्यूज दे रहा हूं आपको, वर्तमान में ये जो मूर्ति है राष्ट्रपति भवन में रखी गई है, राष्ट्रपति भवन में, जहां हमारे भारत के जो राष्ट्रपति रहते हैं रामनाथ कोविंद जी सर, है ना, वहां पर महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के राष्ट्रपति भवन में ये मूर्ति रखी गई है वर्तमान में, राष्ट्रपति भवन में, है ना दोस्तों। आप बड़े हो जाओ जब आप जरूर इस मूर्ति को देखना। ये खुदाई से प्राप्त हुई है दोस्तों, बिहार से। अब बात करेंगे आगे। अशोक ने अपने संपूर्ण साम्राज्य में अपने संदेश, अभिलेखों, स्तंभों पर उत्कीर्ण करवाए और इसकी हमें ये जानकारी अशोक के धर्म का उल्लेख दूसरे और 7वें स्तंभ से मिलती है। मतलब अशोक ने जो ये धर्म के बारे में जो उल्लेख बताई, आचार संहिता बताई, ये जो जानकारी हमें अशोक के दूसरे और 7वें स्तंभ लेख से मिलती है जानकारी कि अशोक ने ऐसा किया था दोस्तों। जानकारी है तभी तो बात कर रहे हैं दोस्तों। अशोक ने धर्म महामात्रों के अधिकारी की नियुक्ति की। धर्म महामात्रों का मतलब होता है एक तरह से जो पंडित होते हैं, जो आपको बौद्ध धर्म स्वीकार कराएंगे, है ना, उन पंडितों की नियुक्ति की। एक तरह से अपन कहते हैं ना, जो संदेश वाहक होते हैं, जो अशोक का धर्म आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे, उन लोगों की अशोक ने नियुक्ति की, अपॉइंट किया कि मैं आपको अपॉइंट करता हूं कि या ना ये बौद्ध धर्म को भारत से बाहर अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में जाकर आपको बताना है कि बौद्ध धर्म कैसा है, इसके जुड़ने से क्या फायदे हैं, आपको क्या लाभ हैं, क्या हानियां। ये सारी जानकारी अशोक ने अपने धर्म महामात्रों के माध्यम से दी। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र, अपनी पुत्री संघमित्रा, है ना, अपने पौत्र वगैरह, इनके माध्यम से अलग अलग देशों की यात्रा करवाई और श्रीलंका, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, चीन, मलेशिया, है ना, सिंगापुर, वहां जाकर अशोक ने अपने धर्म महामात्रों को भेजा और वहां जाकर उन लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी दी। और आज भी है ना, श्रीलंका में, थाईलैंड में, म्यांमार में, है ना, यहाँ इन देशों का जो धर्म है वो बौद्ध धर्म है ना। आपने देखा होगा नेपाल में भी बहुत सारी है ना बौद्ध धर्म की मूर्तियां बनी हुई है, बौद्ध धर्म की मंदिर बने हुए, पैगोडे बने हुए, है ना। ये जानकारी हमें उस समय के मंदिरों से भी मिलती है। और अगर आपको कभी भविष्य में मौका मिले दोस्तों, तो आप नेपाल जरूर जाइएगा दोस्तों, आप थाईलैंड जरूर जाइएगा दोस्तों, मलेशिया जरूर जाना दोस्तों, म्यांमार जरूर जाना, है ना, श्रीलंका जरूर जाना। वहां पर आपको अशोक के बहुत सारे अपन कह सकते हैं कि वस्तुएं मिलेगी, आपको मंदिर मिलेंगे उस समय के, है ना। तत्कालीन अशोक के समय जो समकालीन जो राजा थे, जिन्होंने अशोक के कहने पर जो धर्म स्वीकार किया, अशोक ने किसी के साथ में जबरदस्ती नहीं की कि आना आपको ना मेरा ये वो धर्म स्वीकार करना पड़ेगा, ऐसा अशोक ने नहीं किया दोस्तों। अशोक ने केवल लोगों को बताया, लाभ बताए, तब जाकर के राजाओं ने, उस समय के राजाओं ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। अब बात करेंगे अशोक ने अपने शासनकाल के 13वें वर्ष में, कौन से वर्ष में, 13वें वर्ष में, और 8वें वर्ष में कलिंग का युद्ध लड़ा, और 13वें वर्ष में उसने धर्म अधिकारियों की नियुक्ति की, जिसका उल्लेख अशोक ने 5वें शिलालेख में दिया कि मैं ऐसा काम कर रहा हूं, अर्थात मैं धर्म महामात्रों की नियुक्ति कर रहा हूं, अपॉइंट कर रहा हूं। ये जानकारी अशोक के 5वें शिलालेख में मिलती है। अशोक ने धर्म अधिकारियों के साथ साथ 3 अन्य अधिकारियों की भी नियुक्ति की। ये अधिकारी धर्म महामात्रों के साथ में एक तरह से असिस्टेंट थे उस समय, जैसे धर्म महामात्र कहेगा वैसे ये व्यक्ति काम करेंगे। जैसे एक था युक्त, एक था रजुक, एक था प्रादेशिक, ये 3 व्यक्ति भी होते थे, ये 3 अधिकारी भी थे, एक तरह से असिस्टेंट थे उस समय, सहायक असिस्टेंट थे जो धर्म महामात्रों का कार्य अलग से करते थे। ये अधिकारी भी अशोक के धर्म को बढ़ाने का उस समय कार्य करते थे। तो प्यारे रसगुल्लो, आपको कैसी जानकारी मिल रही है घर बैठे बैठे, है ना। मैं ये आशा करता हूँ आप अच्छे रहेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं आगे। निष्कर्ष क्या, अशोक ने इतना कुछ कर दिया दोस्तों अपने जीवन में, क्या मतलब क्या फायदे, अशोक ने ऐसा कार्य किया। इसलिए अशोक को ये कार्य करने की वजह से ना अशोक को अपन याद करते हैं, है ना। मैं जब बोल रहा हूं दोस्तों, मुझे खुशी मिल रही है कि मैं इतने बड़े सम्राट के बारे में जानकारी आपको दे रहा हूं, है ना। तो ये मुझे दिल से फक्र है कि मैं ऐसे देश में मेरा जन्म हुआ जहां इतने महान सम्राटों का जन्म हुआ, जिन्होंने अपने देश में इतने बड़े धर्म को इतने अच्छी जानकारी दी अपने अभिलेखों के माध्यम से। आज भी जब है ना, जब दोस्तों मैं कभी फ्री वक्त में बैठता हूं ना प्यारे दोस्तों, तो मैं यूट्यूब पर या गूगल पे जाकर है ना अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त करता हूं। उसके लोहे के स्तंभ हैं, या फिर बात करें बौद्ध स्तूपों के बारे में जानकारी प्राप्त, सारनाथ का स्तंभ है, अशोक स्तंभ है, ये जब जानकारी देखता हूँ दोस्तों मेरा मन बहुत खुश हो जाता
और आप भी कभी फ्री वक्त में अगर आपको टाइम मिले, आपके पास मोबाइल हो, जब वैसे आप देख ही रहे हैं मेरे इस ये जो चैप्टर होने के बाद में, आप जरूर दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप गूगल पे जाकर जरूर अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त करें। फोटो देखें दोस्तों, कम से कम फोटो तो देखें कम से कम, ताकि आपको बौद्ध धर्म के बारे में, अशोक के बारे में जानकारी मिले। निष्कर्ष कहें दोस्तों, ज्यादा नहीं बात कहूंगा, अशोक ने अपनी प्रजा के लिए संपूर्ण साम्राज्य में 84,000 अभिलेख या बौद्ध स्तूपों को उत्कीर्ण करवाया, शिलाओं पर, बड़ी बड़ी शिलाओं पर। अफगानिस्तान में भी मिले दोस्तों, पाकिस्तान में भी मिले दोस्तों, जम्मू कश्मीर में भी मिले दोस्तों, थाईलैंड में भी मिले दोस्तों, दक्षिण भारत में भी मिले। मतलब कि जहां जहां मैंने आपको मैप में बताया था, वहां वहां दोस्तों अशोक ने अपने अभिलेखों से अपनी जानकारी दी, है ना, और जनता को संदेश दिया, आज्ञाएं दी, आदेश दी। ये सारी जानकारी हमें अशोक के अभिलेखों से जानकारी मिलती है। तो थैंक यू दोस्तों, आप सभी मेरी क्लास को ऐसे ही देखते रहे, एंजॉय के साथ पढ़े दोस्तों, है ना, ताकि आपको ये सारी चीजें याद हो जाएं। और मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी दूं, है ना। और आप हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं कि मेरी क्लासें आपको कैसी लगती है ना। और मुझे भी बताएं, मेरा नाम भी है जेपी देवड़ा, आप मेरे नाम से भी है ना मुझे संबोधित कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम, वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।